वंशिका एक दिन फ़ोन पर अपनी माँ से बातें कर रही थी और उनसे अपने ससुराल वालों की चुगली कर रही थी। माँ मेरी जेठानी है तो पढ़ी लिखी, लेकिन काम एकदम अनपढ़ वाले करती है। उसे रहने का तरीका तक नहीं आता। उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई गांव की गवार हो। फिर भी मेरे ससुराल वाले पता नहीं क्यों उसे देवी की तरह पूजते रहते हैं। बेटा अपनी जेठानी के बारे में ऐसे नहीं कहते, ये बहुत गलत बात है। अरे माँ कुछ भी गलत नहीं है। अब वो गवारों की तरह रहती है तो उसको गवार ही कहेंगे ना। 4 साड़ियों में पूरा पूरा साल गुजार देती है। किसी भी चीज़ का बिल्कुल सेंस ही नहीं है। बेटा पता नहीं वो तुम्हें क्यों अच्छी नहीं लगती। मुझे तो तुम्हारी जेठानी बहुत अच्छी लगती है। कितने अच्छे से बातें करती है। मेरे और तुम्हारे पापा का कितना सम्मान करती है जब हम दोनों वहाँ पर आते हैं। माँ बस एक तुम्हारी ही कमी रह गई थी। तुम भी उसी के गुणगान करो, मैं फ़ोन रखती हूँ, कहकर उसने गुस्से में फ़ोन काट दिया और मन ही मन में बड़बड़ाने लगी, क्या करूँ मैं ऐसा जिससे सारे घर वालों के ऊपर से मेरी जेठानी का भूत उतर जाए। एक दिन वंशिका की जेठानी पुष्पा मार्केट से घर के जरूरी बर्तन लेकर आई थी, जिन्हें देखकर वंशिका ने कहा, भाभी आप बिल्कुल अनपढ़ हैं क्या? आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है? अरे बर्तनों को लेने से पहले उनकी ब्रांड तो देख लेती, कुछ भी उठा कर ले आई हो। अरे नहीं वंशिका, ये बहुत ही अच्छे बर्तन हैं। मम्मी जी वहीं से सारे बर्तन लाती हैं, उन्होंने ही मुझे ये दुकान बताई थी। अब वंशिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि अब बात सासू माँ पर आ गई थी। ठीक है, मुझे क्या करना आप जाने और माँ जी जाने। दरअसल वंशिका के पापा एक बिजनेसमैन थे, इसीलिए वंशिका के अंदर पैसों का बहुत ही ज़्यादा घमंड था। वो अभी भी अपने मायके की अमीरी अपने ससुराल वालों पर दिखाती रहती थी। इसी तरह वंशिका छोटी छोटी बातों पर अपनी जेठानी को नीचा दिखाया करती थी और उसकी जेठानी चुपचाप सुन लिया करती थी। जब वंशिका अपनी जेठानी पुष्पा को अनपढ़ गंवार और जाहिल बोलती थी तो पुष्पा को बुरा तो बहुत लगता था। फिर पुष्पा मन ही मन में सोचती थी, कोई बात नहीं, अभी छोटी है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी, उसके बाद वो सब नहीं बोलेगी। एक दिन की बात है, पुष्पा सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसका पैर मुड़ गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। पुष्पा की चीखने की आवाज़ उसकी सासू माँ के कानों में पड़ी तो वो अपने कमरे से दौड़ते हुए बाहर आईं और उन्होंने देखा तो पुष्पा जमीन में पड़ी हुई थी। उन्होंने अपने पति और वंशिका को आवाज़ दी। दोनों बाहर आए और फिर पुष्पा को उठाकर उसके कमरे में लिटाया। खैर भगवान की दया से ज़्यादा चोट नहीं आई थी, सिर्फ पैर मुड़ गया था, इसीलिए कुछ दिन का पुष्पा को आराम करना पड़ा। घर का सारा काम पुष्पा अकेले किया करती थी। वंशिका उसका कभी हाथ नहीं बटाती थी, लेकिन कभी कभी उसकी सासू माँ उसकी मदद कर दिया करती थी। पुष्पा का पति रोहन वो विदेश में रह रहा था। पुष्पा अपने सास ससुर और देवर के साथ रहती थी, लेकिन जब से उसकी देवरानी वंशिका आई थी उसने तो घर वालों का जीना हराम कर रखा था। आए दिन घर में झगड़ा होता रहता था। पुष्पा की देखभाल उसकी सासू माँ ने ही की। पुष्पा पूरी तरह से ठीक हो गई थी। ठीक होने के बाद पुष्पा ने घर की जिम्मेदारी फिर से अपने कंधों पर ले ली। वंशिका चाहती थी कि घरवाले सब उसकी हाँ में हाँ मिलाए, लेकिन घरवाले पुष्पा की तरफदारी किया करते थे। ये उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन वंशिका ने मन ही मन में सोचा कि अगर वो सबको महंगे महंगे गिफ्ट और चीज़ें खरीद कर देगी तो सब उसकी तरफ हो जाएंगे और उस अनपढ़ गवार से बात करना कम कर देंगे। तो आइए देखते हैं वंशिका की चाल कामयाब होती है या नहीं। धीरे धीरे करके कुछ दिन गुजर गए थे। फिर एक दिन वंशिका ऑफिस से घर आई तो उसने कहा, माँ जी देखिए मैं आप सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। वंशिका ने अपनी सास मनोरमा जी से कहा। वंशिका सास ससुर पति सबके लिए महंगे कपड़े लेकर आई थी, लेकिन वो अपनी जेठानी पुष्पा के लिए कुछ भी लेकर नहीं आई थी। शाम को किचन में पुष्पा को जाते देखकर वंशिका ने कहा, भाभी सुनिए ना, ये लीजिए बच्चों के लिए नया टैबलेट लेकर आई हूँ। पुष्पा ने कहा, वंशिका ये बात मैंने तुम्हें पहले भी समझाई थी
और आज फिर कह रही हूँ, इतने महंगे गिफ्ट हर महीने लाने की क्या ज़रूरत है। पैसे की बचत भी करना सीखो। आज की बचत ही कल हमारे काम आती है। तुम पूरी तनख्वाह क्यों खर्च कर देती हो? पूरे 1 महीने की मेहनत के बाद ये पैसे आते हैं और तुम खर्च में एक पल भी नहीं लगाती। मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। इतना सुनते ही वंशिका को गुस्सा आ गया। उसने कहा, भाभी मुझे पता था कि आप अपना लेक्चर ज़रूर देंगी, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ भी नहीं लाई थी और ना ही आगे से कभी लेकर आऊँगी। दरअसल आप ये सब मेरी भलाई के लिए नहीं, अपनी जलन में कह रही हैं। आपको जलन होती है कि मैं आपसे ज़्यादा कमाती हूँ। आप सबके लिए इतने महंगे गिफ्ट ला ही नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, जो आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है आप ये सब क्यों कर रही हैं? क्योंकि आप एक मिडिल क्लास और बहुत ही कंजूस औरत हैं। ये सब सुनकर पुष्पा की आंखों में आंसू आ गए। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी देवरानी उससे इस तरह से बात करेगी। पुष्पा तो अपनी देवरानी से बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन वंशिका तो हमेशा बात बात पर अपनी जेठानी को उसकी औकात याद दिला दिया करती थी। पुष्पा को बहुत ज़्यादा बात करने की आदत नहीं थी। वो जितना ज़रूरी होता था बस उतना ही बोलती थी, क्योंकि वो स्वभाव से बहुत ही शांत थी। पुष्पा चुपचाप अपने कमरे में जाने लगी, तभी उसकी सास मनोरमा जी ने कहा, रुको पुष्पा, तुमको इस तरह से यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। वंशिका तुम्हारी देवरानी है और तुम जेठानी होकर उसकी बातें सुनती रहती हो। पुष्पा, हर समय शांत रहना अच्छा नहीं होता। कभी कभी अगर सामने वाला आपकी बेइज्जती करे तो उसके सामने बोलना भी ज़रूरी होता है। और हाँ वंशिका, तुम्हारे मम्मी पापा तो इतने अच्छे हैं। तुमने अपने मम्मी पापा को कभी पुष्पा से बात करते हुए देखा है? वो कितने प्यार से पुष्पा से बात करते हैं और उसे बेटा बेटा कहते रहते हैं। फिर तुम इतनी बदतमीजी से अपनी जेठानी से कैसे बात कर सकती हो? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि अपनी जेठानी से कैसे बात करते हैं? कहते हैं बच्चे माता पिता से ही सीखते हैं, लेकिन तुमने ये सब कहाँ से सीखा, इस तरह बदतमीजी से बात करना? और हाँ पुष्पा ने जो भी तुमसे कहा था वो तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हें बचत करने के लिए कहा था, और तुम उसको जलन और कंजूसी का नाम दे रही हो। छोटी बहू, आज एक बात मेरी तुम बहुत ध्यान से सुन लो। तुम्हारे ये महंगे गिफ्ट या कोई और चीज़ मेरी बड़ी बहू पुष्पा की जगह नहीं ले सकता। और हाँ, अपनी इस बात के लिए तुमको एक दिन बहुत ही पछतावा ज़रूर होगा। वंशिका को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था अपनी सासू माँ की बातें सुनकर, इसीलिए वो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। वंशिका ने अपने पति कुणाल को ये सारी बात बताई। उसने कुणाल से कहा, मम्मी जी को मुझे ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं थी। अरे मैं तो सबसे प्यार करती हूँ, इसीलिए सबके लिए महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आती हूँ, और ये लोग ऊपर से मुझे ही सुनाते हैं। हद होती है हर चीज़ की। एक तो उनके लिए सब कुछ करो और फिर इनकी ही 4 बातें भी सुनो। पता नहीं भाभी ने घर वालों पर कौन सा जादू कर दिया है, जो सब उन्हीं की चापलूसी करते रहते हैं। मम्मी जी को तो इस बात पर खुश होना चाहिए कि मैं सबके लिए महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आती हूँ, लेकिन वो तो हमेशा भाभी की ही साइड लेती हैं। कुणाल, बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ भाभी की जगह कभी नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने लव मैरिज की और जेठानी जी माँ जी की पसंद की हुई बहू हैं। इसीलिए माँ जी भाभी को ज़्यादा प्यार करती हैं और वहाँ हुई पूरी बात बताई। कुणाल, मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, अगर अब की बार ऐसा कुछ हुआ तो फिर मैं चुप नहीं रहूँगी। इस बार तो मैंने मम्मी जी की बातें चुपचाप सुन ली थी, लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होगा। लव मैरिज की है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबकी बातें सुनती रहूँगी। मुझे भी बोलना आता है, और अगर मैंने किसी को कुछ बोल दिया तो फिर सबको बुरा लग जाएगा कि मैं छोटी होकर पलटकर जवाब देती हूँ। बड़ों का सम्मान नहीं करती, उनका अपमान करती हूँ। यही सारी बातें फिर घर में होती रहेंगी। थोड़ी देर बाद कुणाल ने कहा, वंशिका,
आज एक बार फिर मैं भी तुमको समझा रहा हूँ कि तुम जितना गलत भाभी को समझती हो, वो उतनी ही समझदार और सुलझी हुई हैं। भाभी ने हमेशा इस घर को जोड़ कर रखा है। अगर तुम उन्हें समझाने की कोशिश करोगी तो तुम्हें समझ में आएगा कि वो कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करती हैं। उन्हें जो सही लगता है वो बस वही बोलती हैं। उनकी बातों को मानना या ना मानना वो तुम्हारे हाथों में है। और मेरे हिसाब से भी भाभी ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। इस तरह से पैसे बर्बाद करना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। कल को अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ जाए तो फिर हम किसके आगे हाथ फैलाएंगे। एक बार तुम खुद इस बारे में सोचो। और हाँ, भाभी तुमसे तो कभी जलन रख ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ही पूरे घर को हमारी शादी के लिए राजी किया था। सबने हम दोनों की शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया था। एक भाभी ही थी जो हम लोगों के साथ में खड़ी थी, और आज तुम उन्हीं को भला बुरा कह रही हो। तुम्हें पता है मम्मी पापा को मनाने के लिए भाभी ने मम्मी पापा से कितने मिन्नतें की थी, तब जाकर कहीं मम्मी पापा हम दोनों की शादी के लिए माने थे। देखो कुणाल, तुम भी नहीं समझ रहे हो। अरे तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कुणाल, मैं कोई छोटे मोटे घर की बेटी नहीं। मुझे आज तक पैसों की कभी कोई कमी नहीं हुई, और तुम भी ये अच्छी तरह जानते हो। मैं अपने शौक के लिए ही नौकरी करती हूँ, वरना मैं जो चाहूँ वो मेरे पापा मुझे तुरंत दिला सकते हैं। पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, मैं क्यों बचत की चिंता करूँ? वंशिका ने कहा। मेरा जो मन करता है मैं वही करती हूँ, ये भी तुम बहुत अच्छे से जानते हो। हाँ वंशिका, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जो मन करता है तुम वही करती हो, लेकिन तुम भाभी और माँ की भी बात समझने की कोशिश करो ना। अब तुम्हारी शादी हो गई है। अब तुम अपने खर्चों के लिए अगर पापा से पैसे लोगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हमारे पास जितने पैसे हैं हमें उतने में ही अपना देखना चाहिए, और इमरजेंसी के लिए हमें कुछ बचा कर भी रखना चाहिए। कुणाल, मैं अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। हर समय पैसे 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 खर्च कर दिए पैसे तो क्या हो गया? मेरे पैसे थे, मैं चाहे जैसे खर्च करूँ। मेरे पैसे खर्च करने से मम्मी और भाभी को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? मैं उनके पैसे तो नहीं खर्च कर रही। वंशिका, अब तुम बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रही हो। मैंने तुमसे लव मैरिज की है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी फैमिली की बेइज्जती करती जाओगी और मैं चुपचाप खड़ा सुनता जाऊंगा। कुणाल को इस तरह गुस्से में देखकर अब वंशिका चुप हो जाती है। अगले दिन रविवार को वंशिका दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी, तभी उसकी नज़र हॉल में बैठी जेठानी पर गई। उसने गुस्से से अपना पर्स उठाया और फ़ोन हॉल की टेबल पर ही भूल गई। पुष्पा ने अपनी देवरानी को आवाज़ देनी चाही तो सासू माँ ने रोक लिया। कहा जाने दो, वैसे भी एक फ़ोन है उसके पास। अभी आवाज़ दोगी तो बेकार में तुमको उसकी नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। पुष्पा, तुम उसके किसी भी काम में दखल अंदाजी मत किया करो। उसे जो करना है करने दिया करो, क्योंकि वो कुछ भी समझने वाली नहीं है। पुष्पा ने कहते हुए फ़ोन रखा और अपनी सासू माँ से कहा, वैसे सासू माँ, मुझे उसकी बातों का बुरा नहीं लगता। मैं तो जानती ही हूँ कि वो कैसी है, और फिर वो मेरी देवरानी नहीं, छोटी बहन जैसी है। तो फिर अगर छोटी बहन कुछ कह भी देती है तो उसमें बुरा क्या मानना? पुष्पा, इतना भी सीधा बनने की ज़रूरत नहीं है कि कोई बिना गलती के तुम्हें 4 बातें सुनाकर चला जाए और तुम सुनती रहो। थोड़ी देर बाद पुष्पा ने देखा तो वंशिका के फ़ोन पर उसके भाई का फ़ोन आ रहा था। पुष्पा ने फ़ोन उठाकर हेलो बोलना चाहा कि तभी उसने बिना आवाज़ सुने रोते हुए बताया कि दीदी जल्दी अस्पताल आ जाओ, पापा को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। बस इतना ही कहकर उसने फ़ोन रख दिया। पुष्पा ने जल्दी से अपनी सासू माँ को बुलाया और उन्हें बताया कि वंशिका के पापा को उसका भाई अस्पताल लेकर जा रहा है। पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। पुष्पा के साथ उसका पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि उसके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया और धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया है। वंशिका का भाई अनिकेत मुंह पर हाथ रखकर बेंच पर बैठा रो रहा था। तभी पुष्पा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अनिकेत, क्या बात है, अपनी बड़ी बहन को नहीं बताओगे?
अनिकेत आश्चर्य से पुष्पा को देखने लगा और उसको सारी बात बताई कि अभी पैसे जमा नहीं किए गए तो डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे। मुझे और माँ को पापा ने पैसों की कभी कोई डिटेल नहीं बताई, इसीलिए मुझे और मम्मी को कुछ भी नहीं पता है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे और क्या करूं। पापा के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में पैसे कहाँ से जमा करूं मैं? अभी हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं और वंशिका दीदी भी फ़ोन नहीं उठा रही। अब मैं क्या करूं दीदी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा का ऑपरेशन कैसे होगा? अगर पापा का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो बच नहीं पाएंगे दीदी। मुझे लग रहा था वंशिका दीदी आ जाएंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कहाँ है मुझे पता ही नहीं। अनिकेत, वंशिका आज फ़ोन घर पर ही भूल गई थी, इसीलिए जब तुमने फ़ोन किया था तो वो फ़ोन मैंने ही उठाया था। उसे तो अभी तक कुछ पता ही नहीं है कि उसके पापा के साथ क्या हुआ है। अनिकेत को समझने के बाद पुष्पा ने कहा, लाओ मुझे बिल दो और तुम आंटी के पास जाओ। अभी उनको तुम्हारी ज़रूरत है, तुम उन्हीं के पास बैठो। तब तक मैं यहाँ का देखती हूँ कैसे क्या करना है। मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ कहकर पुष्पा काउंटर के पास गई और वहाँ पर रुपए जमा किए। वंशिका के पास जो दूसरा नंबर था वो उसके भाई को पता नहीं था, इसीलिए वंशिका जब शाम को घर वापस आई तो उसने घर पर आकर अपने फ़ोन को चेक किया। वंशिका ने फ़ोन पर अपने भाई के इतने सारे मिस कॉल देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तभी उसको अनिकेत का मैसेज रिसीव हुआ जिसमें उसने लिखा हुआ था, दीदी पापा की हार्ट सर्जरी हो रही है, अर्जेंट पैसे चाहिए, और उसने उस मैसेज में पूरी बात लिख के बताई। वंशिका भागती हुई अस्पताल पहुंची, तब तक उसके पापा का ऑपरेशन हो चुका था। वहां पर सिर्फ कुणाल और अनिकेत मौजूद थे। उसकी जेठानी पुष्पा और उसके सास ससुर घर के लिए निकल गए थे क्योंकि ज़्यादा लोगों का अस्पताल में रुकना ठीक नहीं था। वंशिका बस रोए जा रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब कुणाल ने उससे कहा, वंशिका घर चलो, अभी पापा को आईसीयू में रखा है, अब कल सुबह ही मिलना हो पाएगा। वंशिका ने कुणाल से कहा, कुणाल मुझे अनिकेत से 1 मिनट कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, बात करके आ जाओ, मैं कार में बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। वंशिका ने अनिकेत से कहा, अनिकेत तूने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? क्या कुणाल से लिया या मेरे ससुराल वालों से? उनको तूने सारी बात बता दी क्या? वंशिका मन ही मन में सोच रही थी कि अब उसको हमेशा ताने सुनने पड़ेंगे और इनके पास होंगे तो भी ये लोग मदद नहीं करेंगे। सासू माँ ने पहले ही कह दिया था। अब अनिकेत ने कहा, नहीं दीदी, सिर्फ पुष्पा दीदी को सारी बात पता है और उन्होंने ही अस्पताल के पैसे दिए हैं, वो भी बिना किसी को बताए। दीदी, पुष्पा दीदी तो बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर से बात की और बिना किसी शोरगुल के मदद भी की। अगर आज पुष्पा दीदी नहीं होती तो न जाने क्या होता। वो तो माँ को भी अपने साथ घर लेकर गई हैं। वंशिका ये सब सुन के सन्न हो गई थी कि जिस जेठानी की इज्जत उसने कभी नहीं की, आज उन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया। घर पहुंचकर उसने देखा कि पुष्पा उसकी माँ का सिर दबा रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी जेठानी इतनी अच्छी है। वंशिका माँ के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। तब पुष्पा ने वंशिका से इशारे में ना रोने की अपील की। वंशिका अपने आंसू को रोकते हुए बोली, माँ मैं चेंज करके आती हूँ। वंशिका ने कुणाल से कहा, कुणाल जरा भाभी को कमरे में भेजना, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। कुणाल ने बाहर जाकर भाभी को बता दिया कि भाभी, वंशिका आपको कमरे में बुला रही है, वो आपसे कुछ बात करना चाहती है। तभी पुष्पा ने कुणाल से कहा, कुणाल उसको बोल दो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, मम्मी पापा को चाय बनाकर दे दें। थोड़ी देर बाद पुष्पा कमरे में आते ही बोली, वंशिका मैंने तुम्हें रोने के लिए इसीलिए रोका था क्योंकि आंटी जी भी कब से रो रही थी, इसीलिए उनका सिर दर्द होने लगा था। उनको मैंने बड़ी ही मुश्किल से चुप कराया था। अगर उनके सामने तुम रोती तो वो भी फिर से रोने लग जाती और उनके सर का दर्द दोबारा से बढ़ जाता, इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था। अगर तुम्हें उस बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। और हाँ,
अगर वो घर पर अकेली रहती तो ज़्यादा सोचती, इसीलिए मैं उनको यहाँ लेती आई। हम सबके बीच उनको अच्छा लगेगा, तुमको बुरा लगा हो तो। वंशिका ने पुष्पा का हाथ पकड़कर अपना एक हाथ पुष्पा के मुंह पर रख के कहा, भाभी अब बस, और शर्मिंदा मत कीजिए मुझे तो आज आपसे नजरें मिलाने में भी शर्म आ रही है। आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको इतना परेशान किया था। अगर आप चाहती तो उसका बदला आप मेरे परिवार वालों से ले सकती थी, लेकिन आपने मेरे परिवार वालों का इतना साथ दिया। आज जब उन्हें मेरी ज़रूरत थी तो मैं उनके पास नहीं थी, लेकिन आपने उनको मेरी कमी का एहसास नहीं होने दिया। सब कुछ आपने बहुत अच्छे से संभाल लिया। शायद मैं भी इतनी अच्छी तरह से सब कुछ संभाल नहीं पाती। कैसी बातें करती हो वंशिका, तुम्हारा परिवार अब सिर्फ तुम्हारा नहीं है, इस घर से तुम्हारी शादी हुई है, तुम इस घर की बहू हो, इसीलिए तुम्हारा परिवार भी अब हमारा परिवार है। भाभी मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। नहीं वंशिका, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। मैंने तो जो भी किया है वो अपने परिवार के लिए किया है, आखिर वो भी तो मेरा परिवार है। भाभी आप इतनी अच्छी कैसे हो सकती हैं? मैं आपको पहचान ही नहीं पाई। आपकी अच्छाई को मैंने हमेशा आपका ढोंगी समझा। मैंने तो कभी आपको अपना माना ही नहीं, और आपने मेरे परिवार को ही अपना लिया। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं वंशिका, कोई एहसान नहीं किया मैंने। जैसे वो तुम्हारे माता पिता हैं वैसे ही मेरे भी तो माता पिता हैं। और फिर मैंने तो हमेशा ही तुम्हें अपनी देवरानी नहीं बल्कि छोटी बहन माना है। तो फिर बहनें कभी एक दूसरे पर एहसान नहीं करती। गलती करना तुम्हारा अधिकार है और समझाना मेरा काम समझी। हाँ भाभी, आपने सही कहा। वंशिका ने पुष्पा के गले लगकर रोते हुए कहा, लेकिन भाभी अब आपकी ये छोटी बहन कभी कोई गलती नहीं करेगी और आपकी हर बात मानेगी। मैं आपसे इस बात का वादा करती हूँ। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।